दोस्तों स्वागत है आपका पीआर पब्लिकेशन में। दोस्तों पीआर पब्लिकेशन उत्तराखंड सीरीज में हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अनुच्छेद 243 ए से ओ तक के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नगर निकाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो हमने पिछले अध्याय था उसमें हमने 243 ए से ओ तक हमने क्या पढ़े दोस्तों, इसके उपखंड पढ़ लिए थे। उसमें हमने के बारे में विचार नहीं किया था, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 के जो है उसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग आता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है दोस्तों, जो भी राज्य में हमारे क्या होंगे, पंचायती राज से जो जुड़े इलेक्शन होंगे, जो नगर निकाय से जुड़े इलेक्शन होंगे, उसको कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। जिस प्रकार केंद्र निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी क्या होती है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति, इन सब के इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की होती है। ठीक वैसे ही जो हमारे राज्य के में इलेक्शन होते हैं पंचायती राज से जुड़े हुए, जिसमें हमारा नगर निकाय प्रणाली भी आ जाती है, और जो पंचायती राज प्रणाली आती है उसकी इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों, तो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयोग यह किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। नगर निकाय प्रणाली। नगर निकाय प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों, तो दोस्तों जिस तरीके से जो ग्रामीण स्तर पे स्थानीय स्वशासन लाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, पंचायती राज की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक वैसे नगर निकाय में हमें क्या, स्थानीय स्वशासन लाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी दोस्तों। जो हमारा जो पंचायती राज था वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा नगर निकाय प्रणाली है उसे हमने किस संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लाए थे दोस्तों। ठीक है, इससे भी हमने अनुसूची किस में रखा है दोस्तों, 12 में रखा है। अनुसूची 11 में तो क्या है, पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा 1992 था उसमें हमने जो पंचायती राज था उसको 11वीं अनुसूची में रखा है, और जो हमारा नगरीय निकाय प्रणाली है उसको हमने कितनी अनुसूची में रखा है दोस्तों, तो उसको 12वीं अनुसूची में रखा है। अनुसूचियाँ कितनी है दोस्तों भारतीय संविधान में, तो कुल 12 ही हैं, जिसमें से 12वां कौन सा है दोस्तों, नगर निकाय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नगर निकाय प्रणाली इस एक्ट के तहत, ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के तहत नगरों के प्रशासन को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसका वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब जनसंख्या के आधार पर किस तरीके से, अगर जनसंख्या 2000 से, ठीक है दोस्तों, 50,000 के बीच होगी तो वह किसके अंतर्गत आएगा, नगर पंचायत के अंतर्गत आएगा। यदि जनसंख्या 50,000 से 2 लाख के बीच में है, ठीक है दोस्तों, 50,000 से 2 लाख के बीच में है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, नगर पालिका परिषद के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि जनसंख्या 2 लाख से अधिक है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, नगर निगम के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे अगर आपका हल्द्वानी है, देहरादून है, या किसके अंतर्गत आते हैं, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जैसे हमारा टनकपुर क्षेत्र है दोस्तों, या फिर हमारा चंपावत क्षेत्र है, यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो यह नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से नगर पंचायत में कौन से आते हैं दोस्तों, जहाँ जनसंख्या कम होगी उन नगरों, नगरीय क्षेत्र होने का मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पे को क्या होंगी, विद्यालय है, नौकरियां हैं, इनके जो हमारे जो हमारे क्या होते हैं, अवसर अधिक होते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या होती हैं, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, यहाँ कृषि कार्य कम देखने को मिलता है, तो वह क्षेत्र किस में आते हैं, शहरी क्षेत्रों में आते हैं। तो इनमें नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषदें और नगर निगम ये देखने को मिलते हैं। नगर पंचायत में क्या होगा दोस्तों, थोड़ा बहुत ग्रामीण क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। नगर पालिका परिषद क्या होती है दोस्तों, ये इससे थोड़े बड़ी स्तर पे होती हैं। यहाँ पे को जो नौकरी होती हैं और जो मकान होते हैं, यह आपको पक्के मकान मिलते हैं। जो स्कूली शिक्षा है वो आपको अच्छी मिल जाती है, नौकरियों के अवसर आपको ज़्यादा मिलते हैं। नगर निगम इनसे थोड़े बड़े क्षेत्र होते हैं दोस्तों। यहाँ पे को जो हमारा साधन संपन्न होते हैं वो अधिक होते हैं। यहाँ पे को आपको जो ग्रामीण कार्य हैं वो बहुत नगण्य देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इनको भागों में बांटा गया है। नगर निगम देख लेते हैं दोस्तों। नगर निगम उत्तराखंड नगरीय निकाय अधिनियम के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। नगर निगम का प्रशासन नगर के मेयर तथा उनके सभासदों द्वारा मिलकर लाया जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि आपके जो क्षेत्र होगा वहाँ पे को जो वार्ड मेंबर होते हैं उनका चयन होता है। ठीक है, उनमें से एक मेयर का चयन होता है। तो वह क्या करते हैं, जो भी उस नगर का देख रेख होगा, वहाँ पे को जो निकासी है नालियों की, वहाँ को साफ़ सफाई,
है ना दोस्तों। तो ये सारे कार्य देखने के कार्य किसके होंगे, नगर निगम के होंगे। दोस्तों इसमें जो मेयर तथा सभासद का निर्वाचन जनता की प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप नगर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि आप जो हमारे मेयर होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट देके करती है। और जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके लिए भी इलेक्शन होते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में अब तक कितने नगर निगम बन चुके हैं दोस्तों, तो 8 नगर निगम बन चुके हैं, जिसमें से कौन कौन से आते हैं, देहरादून है हमारा, हल्द्वानी है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, काशीपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पे कोई जनसंख्या जो है वो 1 लाख से अधिक है दोस्तों। ठीक है, तो हमारी ये आ गए हैं। ये किस वर्ष बने हैं, तो आप वर्ष भी देख सकते हैं, देहरादून 2003 में, हल्द्वानी 2011 में, हरिद्वार 2011 में, सबसे अंत में क्या बना है, कोटद्वार 2017 और ऋषिकेश 2017 में। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा नगर पालिका। नगर पालिका दोस्तों उत्तराखंड में 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले नगरीय निकाय को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह क्या कहलाती है, नगर पालिका परिषदें कहलाती हैं। इनका गठन जो है नगर निगम की तहत ही नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों से मिलकर होता है दोस्तों। ठीक है, इन सभी का निर्वाचन क्षेत्र भी समस्त मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है दोस्तों। वर्तमान में जो उत्तराखंड है उसमें 39 नगर पालिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों नगर पालिका हैं, ये नगर निकाय हैं या नगर निगम हैं, यह परिवर्तित होते रहते हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर और उनके जो साधनों के उपयोग हैं उनके आधार पर। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ेगी, नगरीकरण अधिक होगा, तो वह नगर किस में बदल जाएगा, पंचायत से पालिका में बदल जाएगा। पालिका में और अगर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है, तो वह निगम में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नगर पंचायत, यह सबसे क्या है, नगर निकाय की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। यहाँ जो है 5,000 से लेके 20,000 तक की जो आबादी होंगी उनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, नगर पंचायत के अंतर्गत रखेंगे। इसका गठन भी एक अध्यक्ष तथा सभासदों द्वारा मिलकर होता है, जिसे क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से जो नगर निगम वाले होते हैं, जो नगर निकाय वाले क्षेत्र वाले होते हैं, वो ग्रामीण जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट नहीं दे सकते, ठीक वैसे ही जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं वो नगर निकाय में वोट नहीं दे सकते। इनके लिए क्या होता है दोस्तों, अलग से वोटिंग बैंक होता है, क्षेत्र चुन लिया जाता है, कौन किस क्षेत्र के लोग नगर निकाय के लिए वोट देंगे, वह सभी का क्या होता है दोस्तों, लिस्ट बनती है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 44 नगर पंचायत अस्तित्व में है। ठीक है दोस्तों, और उसमें से जो 3 नगर पंचायतें हैं, ठीक है, एक तो हमारा कौन सा है दोस्तों, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए चुनाव प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो है, एक तो ये तीर्थ स्थल है, ऊपर से जो यहाँ का जो भी मैनेजमेंट होता है, नगर को किस तरीके से सुनियोजित करना है, वह सारा कार्य क्या होता है, जो मंदिर के ट्रस्ट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि दोस्तों मंदिर यहाँ क्षेत्र में क्या है, मंदिरों की उससे काफ़ी चढ़ावा आता है और वह सारा चढ़ावा अधिकतर डेवलपमेंट कार्य में लगता है। इसलिए ट्रस्ट द्वारा ही क्या किया जाता है, इस क्षेत्र का क्या किया जाता है दोस्तों, संचालन किया जाता है। संचालन में यहाँ जो भी निर्माण कार्य होंगे वो मंदिर ट्रस्ट ही करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट थे जो नगर निकाय प्रणाली है उससे हमने जान लिए हैं दोस्तों। तो नगर निकाय क्या होती है और जो पंचायती राज क्या होता है, इसके बारे में हम अंतर समझ चुके हैं दोस्तों। जो नगर निकाय हैं उनके कुछ विशेष जो हमारे क्या हैं अधिनियम हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। 243 जो हमारा तौ है, जिसको पी कहते हैं, नगर पालिका की परिभाषा दी गई है इसके अंतर्गत। 243 क्यों में क्या दिया गया है, नगर पालिका का गठन किस तरीके से होगा, ये सारे वर्णन इस अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 जो आर है, नगर पालिकाओं की संरचना कैसे होगी, उन सब का वर्णन दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 243 जो हमारा एस है, उसमें वार्ड समितियों का गठन किस तरीके से होगा वो बताया गया है। और जो हमारा अनुच्छेद 243 क्या है दोस्तों, टी है, राज्यों जो स्थान है उनमें आरक्षण, जैसे जो महिलाओं के लिए और जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उन सीटों के लिए जो आरक्षण पद्धति है वो हमारे 243 टी के तहत है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे अनुच्छेद हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कुछ फैक्टों के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा भारत था उसमें जो पहली नगर निकाय संस्था थी वो कौन सी थी, तो वो थी मद्रास नगर। ठीक है दोस्तों, मद्रास नगर को 1687 में ब्रिटिश सरकार के समय इसको पहला क्या बनाया गया, नगर निकाय प्रणाली का जो संस्था थी वो कौन सी थी, मद्रास थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब हमारा 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, उसके तहत हमारी जो कलकत्ता और बम्बई हैं इनको भी क्या बना दिया दोस्तों, नगर निगम बना दिया गया था।
तो ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों अब शुरू कर रहे हैं हम नया टॉपिक, सरकारी समितियाँ। ठीक है दोस्तों, ये भी किसके अंतर्गत आता है, हमारे भाग 9 के अंतर्गत आता है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत सहकारी समितियाँ। यह क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे, और इनको किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सहकारी समितियाँ क्या हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह कार्य करती हैं। इसकी डेफिनेशन में भी मेंशन है दोस्तों कि सरकारी समितियाँ किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के सामूहिक विकास के लिए बनाई गई समितियाँ होती हैं, जिनका कार्य एक निर्धारित क्रिया के अधीन रहकर सामूहिक क्रियाकलाप करना होता है। ये क्या करते हैं दोस्तों, सामूहिक रूप से क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। सपोज जैसे आपने बीकानेर के बारे में सुना होगा, तो शुरुआत में ये क्या थी, छोटी सी, मतलब एक स्थायी सामूहिक रूप से इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था, नमकीन बनाते थे ये। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनका बिजनेस बना, तो ये एक बड़ा एम्पायर क्रिएट हो गया। लेकिन उससे पहले क्या था दोस्तों, यह एक सामूहिक रूप से कार्य करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी थे। तो इनको बाद में दोस्तों जो हमारा संविधान संशोधन है, 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, संवैधानिक दर्जा दे दिया, और इसको हमने जो हमारा संविधान है भाग 9 बी में जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और क्या किया गया दोस्तों, भाग 9 के अनुच्छेद य से ज तक 243, सॉरी दोस्तों, इसमें 243 भी जोड़ देना, 243 य ज से य 9 तक के इसमें क्या जोड़ दिए दोस्तों, अनुच्छेद जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों। तो ये सोसाइटी क्या करती है दोस्तों, ये सामूहिक क्रियाकलाप करती हैं दोस्तों, और सामूहिक क्रियाकलाप करके ये क्या कर रही हैं, अपना क्या कर रही हैं, विकास कर रही हैं दोस्तों। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंट्री के भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमारा डेनमार्क शहर है दोस्तों, ये किसके लिए जाना जाता है, यह दूध उत्पादित जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी अपने प्रत्येक घर से जो क्या होता है, इनका जो पनीर होता है या फिर जो भी इनके मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, इनका कार्य क्या है, वो सभी क्या करते हैं, एक सोसाइटी के रूप में क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में बेचते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही कार्य करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी दोस्तों, ये हमने समझ ली। और यह किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 243 य ज से लेके य 9 तक के अंतर आती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है दोस्तों, कि किस संविधान संशोधन द्वारा लाई गई है, तो संविधान संशोधन 2011 द्वारा यह लाई गई है। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 97 वाला संशोधन था। ठीक है दोस्तों। पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है, 73वें। नगर निकाय किसके अंतर्गत आता है, 74वें। और यदि हम कहेंगे हमारा सहकारी निकाय जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत आता है, तो 97। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड है उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा इनकी भी सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो 5 सीटें हैं, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो उत्तराखंड का भी इसमें प्रतिनिधित्व रहता है विधानसभा सीटों के अलावा भी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, संसद में इनका कितना प्रतिनिधित्व है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड का जो केंद्र सरकार में जो प्रतिनिधित्व रहता है वो कितना रहता है, तो इसको हम जान लेते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों जब राज्य का गठन हुआ था, तो उस समय राज्य के संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधित्व दिया गया था। दोनों सदनों का मतलब कि लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। उच्च सदन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को। ठीक है दोस्तों। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जाते हैं, और जो निम्न सदन होता है उसमें ऐसा होता है कि दोस्तों उसमें शिक्षित वर्ग का कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। तो जो उसमें जो हमारे जो भी बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं वो भी जा सकते हैं। तो उनको कानून का उतना ज्ञान नहीं होता है, तो उनके लिए क्या होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है दोस्तों। तो ठीक इसी तरीके से जो उत्तराखंड है उसमें केंद्र के लिए जो हमने क्या दिए गए हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। वो कितनी सीटों का दिया गया है दोस्तों, कुल 8 सीटों का, जिसमें से 5 लोकसभा की हैं और 3 राज्यसभा की हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें जो हमारा उच्च सदन आता है राज्यसभा में, उसमें नैनीताल है, गढ़वाल है, हरिद्वार है। ये सीट क्या की गई है दोस्तों, आवंटित की गई है उच्च सदन के लिए। उच्च सदन क्या है हमारा, राज्यसभा है। ठीक, जबकि जो लोकसभा है उसके लिए क्या दी गई है दोस्तों, 5 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें टिहरी है, हरिद्वार है, पौड़ी है, नैनीताल है और अल्मोड़ा है। ये 5 सीटें किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, लोकसभा के अंतर्गत आती है। इसको हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें कितनी है जो सीटें हैं, वो एक तो 5 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की हैं दोस्तों। इसमें से जो अभी हमारी क्या है, अल्मोड़ा की सीट है, वो आरक्षित सीट है, वो आप जानते होंगे। और 2008 में जब परिसीमन हुआ तो इसको कहाँ की गई, अल्मोड़ा की सीट रख दी गई थी आरक्षित। उसके बाद जब दोस्तों दोबारा परिसीमन होगा, तो अब क्या होगा, यह परिसीमन होके दूसरे जिले में चले जाएगा। तो परिसीमन होने के बाद
जो अल्मोड़ा सीट है, अभी तो वर्तमान में जो आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, वो तो अल्मोड़ा है। बाद में इसमें क्या होगा दोस्तों, जब परिसीमन होगा तो उसके बाद यह सीट कहाँ चली जाएगी, दूसरे जिले में चली जाएगी। तो परिसीमन के दौरान क्या हो जाता है, जो सीटों का होता है वो क्या होता है, रोटेशन चलते रहता है, जो आरक्षित सीटें होती हैं। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों यही सीटें होती हैं, ये किस तरह का कार्य करती हैं, यह राज्यों को केंद्र के साथ जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ से अगर सपोज ये केंद्र की सरकार है दोस्तों, केंद्र है, और नीचे हमारा क्या है दोस्तों, यह राज्य है। ये राज्य पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, अलग निकाय है ना। केंद्र क्या है, केंद्र इससे कैसे जुड़ी है, तो जो ये लोकसभा की सीटें और जो राज्यसभा की सीटें हैं, यही केंद्र में जाती हैं। और प्रत्येक राज्य, जो हमारे 28 राज्य हैं दोस्तों, वो सब किससे जुड़े हुए हैं, केंद्र से। मतलब प्रत्येक राज्य में कोई ना कोई जो ऐसे सांसद होंगे, एमपी होंगे, जो किससे जुड़े होंगे, सीधे केंद्र से जुड़े होंगे। इस तरीके से जो प्रत्येक राज्य होता है वो किससे जुड़ जाता है, हमारा केंद्र से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे देश में क्या चलती है दोस्तों, एक तो केंद्रीय व्यवस्था भी चल जाती है और जो राज्य स्तरीय व्यवस्था है वो भी चल पाती है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या करता है हमारा दोस्तों, संघीय ढांचा कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो संघीय ढांचा क्या है, यही है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक राज्य को अपना विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया है और केंद्र भी उनकी सहायता करेगा। और वह केंद्र जो होगा वो प्रत्येक राज्यों को सहायता देगा। राज्य एक तो अपना विकास स्वयं करेंगे, उसके अलावा केंद्र भी उनकी मदद करेगा। और वो कैसे करेगा, इनसे टैक्स लेता है, वो जो भी सुख सुविधा वो हमें हमें मिलती है, वो जो टैक्स के रूप में हम क्या करते हैं, सरकार को देते हैं। और जो केंद्र से जो हमें सुविधाएं मिलती हैं वो सीधे कहाँ जाती हैं, केंद्र में जाती हैं। सपोज जैसे एनएच होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो वो सारा टैक्स किसके अंतर्गत आता है, केंद्र के पास चले जाता है। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो भी केंद्रीय जो सुविधाएं होती हैं, उनका जो भी पैसा होता है वो केंद्र में जाता है और इस तरीके से वो हमारी मदद करती हैं। तो वह हमारा ही पैसा जो टैक्स के रूप में जाता है वो हमारे लिए उपयोग में लेके आती हैं। तो इस तरीके से ये संस्थाएं जो हैं वो कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको उत्तराखंड पॉलिटी का ये जो चैप्टर है वो समझ में आए होंगे। आगे की हम जो नई वीडियो शुरू करेंगे उसमें हम या तो हम उत्तराखंड का इतिहास से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें हम पंचायती राज से कुछ क्वेश्चन भी देंगे जो आपको आगे एग्जाम में हेल्पफुल भी होंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।